क्या रूस और चीन ने अब खुलकर ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस और चीन ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने समुद्री जहाज़ों को भेज दिया है। और चीन ने तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिलिट्री बेसिस और डिफेंस डिप्लॉयमेंट जैसे कि थार्ड और पेट्रोइड बैटरीज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी पब्लिक कर दी हैं। इससे साफ हो गया है कि चीन और रूस मिलकर ईरान का साथ देने वाले हैं। इसीलिए अमेरिका की ईरान के साथ जंग आसान नहीं होने वाली। ईरान ने भी अब चीन के जीपीएस और सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि सभी वेस्टर्न इक्विपमेंट्स को अमेरिका और इजराइल हैक कर लेते थे। तो कैसे चीन का सैटेलाइट सहयोग अब सिर्फ तस्वीरों से आगे बढ़ गया है, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के हिसाब से चीन और रूस ने अपने शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि ये शिप्स नवल ड्रिल के लिए ईरान पहुंच रही हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन में रूसी और चीनी जहाजों का इस तरह पहुंचना एक संदेश भी दे रहा है। चीन ईरान की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएस के सैंक्शंस के बावजूद चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है और रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान का 80% से ज़्यादा तेल चीन खरीदता है। 2021 में दोनों देशों के बीच 25 साल का एक समझौता हुआ था जिसके तहत चीन ईरान में $400 बिलियन तक इन्वेस्ट कर रहा है, जो ईरान की इकोनॉमी को डूबने से बचा रहा है। चीन ने ईरान को एडवांस्ड वेपन्स जैसे कि HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, YLC-8B रडार्स दिए हैं जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को पकड़ने में सक्षम है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना ने ईरान को DF-17 हाइपरसोनिक कैपेबल मिसाइल्स और सॉलिड रॉकेट फ्यूल भी सप्लाई किया है। चीन ने गल्फ ऑफ ओमान में अपना ओशियन नंबर 1 रडार शिप भी तैनात किया है जो ईरान को यूएस के मिलिट्री की मूवमेंट्स और सैटेलाइट इमेजेस की जानकारी दे रहा है। इससे ईरान को यूएस के हमलों से बचने में मदद मिल रही है। अब समझते हैं कि कैसे चीन ईरान को इंफॉर्मेशन के लेवल पर मदद कर रहा है। पिछले साल जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर बॉम्ब गिराए थे तो उसके बाद ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी में बड़े बदलाव किए हैं। ईरान अब अपनी मिसाइल्स और ड्रोन टारगेटिंग के लिए वेस्टर्न कंट्रोल्ड जीपीएस पर निर्भर नहीं रहना चाहता और इसीलिए उसने चीन के नेविगेशन और सर्विलियंस सैटेलाइट्स को अपने मिलिट्री नेटवर्क में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। जून 2025 के संघर्ष ने ईरान को ये एक बड़ी कमजोरी दिखा दी थी। उस संघर्ष के दौरान अमेरिकी और इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने कई जगह जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल किया था, जिससे कुछ ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स की टारगेटिंग एक्यूरेसी अफेक्टेड हुई थी। इस घटना के बाद से ईरान को समझ आ गया कि अगर नेविगेशन सिग्नल्स बाहरी नेटवर्क से आते हैं तो युद्ध के समय उन्हें डिसरप्ट किया जा सकता है, जिससे प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमेशा खतरे में रहेगी, यानी टारगेट को एक्यूरेटली हिट नहीं किया जा सकेगा। युद्ध के दौरान ईरान की कुछ मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ, जिससे तेहरान को यह भी समझ आया कि केवल हथियार बढ़ाना काफ़ी नहीं है, उनकी गाइडेंस और इंटेलिजेंस बैकबोन भी मजबूत करनी होगी। यही वजह रही कि संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी पूरी डिजिटल वॉरफेयर आर्किटेक्चर की समीक्षा शुरू की और ऐसे विकल्प खोजने शुरू किए जो वेस्टर्न कंट्रोल से पूरी तरह स्वतंत्र हों, जिसके बाद चीन ईरान को सबसे भरोसेमंद साथी की तरह नजर आया और ईरान चीन के बीच स्पेस कॉपरेशन को तेजी से बढ़ावा मिला। 2025 के बाद ने ईरान ने धीरे धीरे चीन के नेविगेशन सैटेलाइट नेटवर्क, जिसे कई रिपोर्ट में बैदू सिस्टम कहा जाता है, उन्हें अपने सिविलियन और मिलिट्री नेविगेशन आर्किटेक्चर में यूज करना शुरू किया। इस इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फायदा ये बताया जाता है कि अब मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन कंट्रोल सिस्टम और कमांड नेटवर्क को इनक्रिप्टेड नेविगेशन सिग्नल मिल सकते हैं, यानी ऐसे सिग्नल जिन्हें डिकोड ना किया जा सके, जो वेस्टर्न जीपीएस नेटवर्क से भी अलग हैं और फ्री हैं। अगर ये इंटीग्रेशन पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी ईरान के ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट कोऑर्डिनेट्स को बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम होंगी, यानी जैमिंग या स्पूफिंग का असर पहले के हिसाब से कम होगा।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बदलाव केवल नेविगेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि चाइनीज सैटेलाइट से मिलने वाली इमेजेस और नेविगेशन सिग्नल मिलकर एक प्रिसीजन स्ट्राइक इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ प्रिसीजन स्ट्राइक का मतलब है टारगेट के ऊपर हिट करने वाला एक सिस्टम, जिससे टारगेट डिटेक्शन से लेकर स्ट्राइक एग्जीक्यूशन तक का समय जो है वो कम हो सकता है। हालांकि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल हो पाएंगी ये देखना होगा। ईरान के पास अपनी भी कुछ इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं, लेकिन उनकी क्षमता बहुत ही लिमिटेड मानी जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कई ईरानियन ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की रेजोल्यूशन इतनी हाई नहीं है जिससे वो छुपे हुए मिसाइल लॉन्चर्स, अंडरग्राउंड बंकर या मोबाइल मिलिट्री टारगेट को साफ साफ पहचान सकें। हालांकि रूस की कुछ सैटेलाइट्स भी हैं जो रडार इमेज देती हैं, लेकिन उनकी ऑर्बिट ऐसी है कि वो एक ही जगह को बार बार कम अंतराल पर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि बैटलफील्ड पर लगातार रियल टाइम सर्वेलियंस बनाए रखना ईरान के लिए थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा ईरान के पास एडवांस इंफ्रारेड पेलोड्स जो कि असली टारगेट और डिकोय के बीच फ़र्क पहचानने में मदद करते हैं, वो भी लिमिटेड थे। तो इंटेलिजेंस गैप बना रहता था, जिसकी वजह से अमेरिका को फ़ायदा हो सकता था। तो अब ईरान को समझ में आ गया कि उसे चीन का साथ लेना ही होगा अपनी इन कमियों को दूर करने के लिए। पर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि चीन जो है ईरान का साथ दे रहा है वो सिर्फ इस तरह से ही दे सकता है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपने कुछ हथियार सप्लाई करके। वो अमेरिका के साथ सीधे युद्ध में नहीं उतरना चाहता, क्योंकि इससे दोनों के बीच ये जो लड़ाई है वो विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है और चीन कभी ऐसा नहीं चाहेगा।